हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। इस वीडियो में हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों। इसके पहले तो कोई एक्ट नहीं आया था, ये पहला एक्ट था जो पास हुआ, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, उसके रीजंस क्या थे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोविजंस क्या थे रेगुलेटिंग एक्ट में, यानी कि क्या वो बातें थी जो रेगुलेटिंग एक्ट में लिखी थी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कमियां थी, क्योंकि आपको पता होगा इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी आया। तो अगर नेक्स्ट एक्ट आया, इट मीन्स कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ डिमेरिट्स, कमियां रही होंगी, जिसकी वजह से नेक्स्ट एक्ट पास किया गया। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इस चैनल पे और भी ज़्यादा हिस्ट्री के वीडियो, जैसे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन्स एंड कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरायज, ठीक है, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, इन सब के बारे में वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, एक डिटेल वीडियो, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप इस चैनल को विजिट करके या उस लिंक के थ्रू उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, तो अब हम बैकग्राउंड में सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्टार्ट होता है 1765 से। ठीक है, जो कंपनी की कंडीशन है खराब होनी, वो स्टार्ट होती है आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। ठीक है, जिस ट्रीटी में क्या हुआ था कि बंगाल की जो दीवानी राइट्स थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई थी। ठीक है, यानी कि अब जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और जो मिलिट्री पावर था वो भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। एंड निजामत, ठीक है, निजामत यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बंगाल के नवाब के पास था। यानी कि अब बंगाल के नवाब के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव, सारी प्रशासनिक जिम्मेदारियां किसके पास थी? बंगाल के नवाब के पास। लेकिन उसके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने का, यानी कि राजस्व वसूलने की किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी, कोई काम उसको नहीं दिया गया था। रेवेन्यू जो है कलेक्ट करने का काम किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ठीक है, जिनके पास की कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो ऐसे क्या हो गया, बंगाल यानी कि बंगाल के जो नवाब थे वो पूरी तरीके से हम बर्बाद होने पे, दिवालिया होने पे आ चुके थे। ठीक है, एंड अनलिमिटेड करप्शन अमंग सर्वेंट्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, यानी कि अब प्राइवेट ट्रेड भी स्टार्ट हो चुका था। यानी कि लोग जो है, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, वो अब खुद से भी, उनके पास पैसा आ चुका था, पैसे थे अच्छे खासे, तो वो अब खुद से भी सामान खरीद के ले जाके बाहर देशों में, ब्रिटेन में, अन्य देशों में जहाँ भी थे वो वहां ले जाके वो खुद भी सामान को अपनी ओर से बेचने लग गए। ठीक है, एंड कंपनीज बैंकरप्टी, यानी कि कंपनी क्या कर रही थी, पहले 6% डिविडेंड देना होता था। ठीक है, 6%, यानी कि आप कोई भी पैसा लीजिए उस पर 6% ब्याज जो कि होता है, इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन कंपनी क्या करने लगी, अचानक से इसने डिविडेंड बढ़ा दिया, कितना? 10%, कि हम 10% देंगे। तो अब अगर आप उस समय में 10% डिविडेंड देना, मतलब कंपनी भाई दिवालियापन हो ही जाएगा इतना ज़्यादा, अगर आप इंटरेस्ट दे दोगे किसी को। तो कंपनी की क्या हो गई? बैंकरप्टी हो गई, दिवालिया हो गई कंपनी। ठीक है, देयर वॉज अ टेरिबल फेमाइन इन बंगाल वेयर अ ह्यूज पॉपुलेशन पेरिस। ठीक है, उसी समय 1770 में क्या आया, बंगाल में सूखा पड़ गया। ठीक है, फेमाइन आ गई, जिसकी वजह से सारी फसल खराब हो गई, लोग रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, तो ये लोग जबरदस्ती उनसे रेवेन्यू, अब चूंकि इन्होंने 10% कर दिया था डिविडेंड, तो इनको डिविडेंड अपना देना था, इंटरेस्ट सबको, जिन्होंने भी कंपनी में पैसा लगाया है अपना, ब्रिटेन में बैठे लोग, जो भी वहाँ पे जो भी लोग थे, व्यापारी रहे हों, नॉर्मल लोग रहे हों, जिन्होंने भी कंपनी में पैसा लगाया है अपना, उन सबको भाई कंपनी को पैसे देने थे। लेकिन चूंकि बंगाल में फेमाइन पड़ गई, ठीक है, बहुत ह्यूज फेमाइन, सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सारी की सारी फसल, खेती एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री थी हमारी स्टार्टिंग से, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जिससे लोग जो है रेवेन्यू नहीं दे पाए। ठीक है, लेकिन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ज़बरदस्ती वही
तमाम तरीके के, जब मतलब कि लेना मारपीट के, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है हरासमेंट करना, यही सब तो इनका ये चलता रहा, ठीक है। उसके बाद क्या था, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस and had asked a loan of 1 million pound from the British government in 1772। उसके बाद सबसे मेजर क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वो मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई। फाइनेंशियल क्राइसिस में इसलिए आ गई कि जब बैंक को आपने बता दिया है कंपनी ने कि हम 10% इंटरेस्ट देंगे, सब लोगों ने पैसा लगा दिया, अब पड़ गया सूखा बंगाल में, ठीक है। सारा का सारा पैसा भी ये रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं कर पाए कि ये 10% सबको इंटरेस्ट दे सके, तो जाहिर सी बात है इनकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो ही जाएगी, इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। अब जब इनकी हालत ख़राब हो गई तो ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुँचे और उनसे इन्होंने 1772 में 1 मिलियन पाउंड का लोन मांगा, ठीक है। 1 मिलियन पाउंड ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 1772 में 1 मिलियन पाउंड का लोन मांगा। अब जब इन्होंने लोन मांगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि यार ये अभी तक तो ये खुद जो है पैसे दे रहे थे सबको, 6% से 10% बढ़ा दिया था, तो अब इनका क्या हो गया कि अचानक ये लोन मांगने लग गए, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम तुमको लोन देंगे, लेकिन ऐसे नहीं देंगे। पहले उन्होंने अपनी कमेटी बनाई, ठीक है, कि आप पहले जांच करिए कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है इंडिया में, ठीक है। हम आपको लोन तो दे देंगे लेकिन पहले हम आपकी छानबीन करेंगे, ऐसे तो कोई लोन देगा नहीं। तब जो है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की छानबीन करवाई, कमेटी बनी, तो उसमें जब सारी दो रिपोर्ट बनी जिसमें कि उन्होंने देखा कि यार ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा शोषण कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन लोगों का, ठीक है। तो उसके बाद फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन अब तुम्हें जो है अपनी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस वो हमारे हिसाब से रखने होंगे, ठीक है। अब तुम अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए उन्होंने फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रोविजंस क्या थे एक्ट के। तो सबसे पहले क्या हुआ, इंट्रोड्यूस्ड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहला क्या था कि ये मतलब लिखा नहीं था एज इट इज़ कि हाँ, लेकिन इसमें जो प्रोविजंस थे उसके अकॉर्डिंग एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक जगह पावर होगी जो कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी, ऑलमोस्ट पावर, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इन बंगाल द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टू बी कैरीड आउट बाई गवर्नर जनरल एंड अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, ठीक है। तो बंगाल में अब क्या किया गया कि पहले क्या गवर्नर्स होते थे, ठीक है, और जैसे रॉबर्ट क्लाइव थे, ये सब क्या थे, गवर्नर थे जो कि रन कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या कर दिया गया, बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नर जनरल को रखा गया, ठीक है। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 मेंबर्स होते थे जो कि मिल करके सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट्स, यानी सिविल एंड मिलिट्री जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सारी देखते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में कोई भी काम वोटिंग के थ्रू होता था। 4 मेंबर हो गए, एक गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है, कुल मिला के 5 लोग। मेजॉरिटी कितनी बनती, 3 लोगों की। तो 3 लोग जिस साइड रहते वही चीज़ होती, यानी कि वही बिल पास होगा, वही चीज़ होगी आपके स्टेट में, आपके जो भी एरिया है उसमें वही होगी जो मेजॉरिटी चाहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या थे कि 3 जो मेंबर थे वो आपस में उनकी बनती थी ज़्यादा, तो वो 3 एक साइड हो जाते थे। तो गवर्नर जनरल भले ही कितना भी कुछ चेंज चाह रहा है, कुछ भी चाह रहा है, लेकिन अगर उसके पास मेजॉरिटी नहीं है तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो गवर्नर जनरल होते हुए भी वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल थे, लेकिन वो फिर भी वो पोस्ट, यानी कि वो जो गवर्नर जनरल का पद था वो कुछ नहीं कर पा रहा था, ठीक है, क्योंकि इनका जो मेजॉरिटी थी वो 3 एक साइड हो जाते थे ज़्यादातर, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं द गवर्नर्स इन काउंसिल्स एट मद्रास एंड बॉम्बे वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल स्पेशली इन मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो जो गवर्नर की काउंसिल थी, ठीक है, उसमें मद्रास और जो बॉम्बे था, यानी कि बंगाल पूरी तरीके से गवर्नर जनरल के अंडर में था, ठीक है, और जो मद्रास और बॉम्बे था उसको भी बंगाल के कंट्रोल में ले आ दिया गया, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, उसी के अंडर में मद्रास और बॉम्बे भी रहेगा, ठीक है। वहाँ पे गवर्नर्स होंगे लेकिन उनकी काउंसिल बंगाल के अंडर में रहेगी, ठीक है। वो ऐसे फ्रीली अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते जब तक कि बंगाल के गवर्नर जनरल
का उसमें जो है साझा हिस्सेदारी कुछ भी, मतलब उनकी राय, उनका साइन, कुछ ऐसा कुछ ना हो तब तक। स्पेशली इन मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी मतलब अगर उनको कहीं लड़ाई करनी है, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट से, किसी दूसरे राज्य से, उस समय तो भाई स्टार्ट ही हुई थी ये सारी चीज़ें, इधर मतलब स्टेट्स जीतना लड़ाई करके। तो अगर उन्हें किसी स्टेट पे, बगल किसी राज्य पे चढ़ाई करनी है, लड़ाई करनी है, उसको जीतना है, तो ये सब फॉरेन पॉलिसी के लिए स्पेशली बंगाल का, यानी बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनका साथ होना बहुत ज़रूरी था। वो अपने मन से मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है द कंपनी directors were elected for a period of 5 years and 1/4 of them were to retire every year, also they could not be re-elected। यानी इसमें क्या होता है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो एक बार में 5 साल के लिए इलेक्ट होते थे और उसमें से जितने भी मेंबर थे वो 1/4 उसमें से हर साल रिटायर होते थे, और जो रिटायर होते थे, जो एक बार इलेक्ट हो जाते थे, उनका इलेक्शन दोबारा वो इलेक्ट नहीं होते थे, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वॉज एस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा with Sir Elijah Impey as the first Chief Justice. Judges were to come from England. It had civil and criminal jurisdiction over the British subjects and not Indian natives. Okay, तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रोविजन। नेक्स्ट क्या था कि एक सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड किया गया, ठीक है, और जिसके फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, सर एलिजा इम्पे, ठीक है। इनके अलावा 3 और जस्टिस थे, वो जैसे साइड में नहीं होते कि एक बेंच चीफ जस्टिस का, तो एक चीफ जस्टिस हो गए और 3 उसके सहायक असिस्टेंट, तो 4 थे, जिसमें से चीफ जस्टिस कौन थे पहले, सर एलिजा इम्पे, ठीक है। और जो जजेस थे वो इंग्लैंड से ही आते थे, यहाँ पे कोई जजेस नहीं रखे जाते थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, और उनके पास जो सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होता था ब्रिटिश सब्जेक्ट्स का, ठीक है, वो सब वो देखते थे, इंडियन नेटिव्स का नहीं देखते थे, जो ब्रिटिश का होता था वो सब वो देखते थे, ठीक है। उसके बाद फिर, लेकिन इसमें भी जो डिफेक्ट था वो ये था कि अभी हम इसमें आगे देखेंगे डिफेक्ट्स में, जैसे कि आप डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जब आते हैं हम, तो इसमें देखते हैं द गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर, ठीक है। वही सेम चीज़ कि गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं थी, जैसा कि अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था उसमें कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जिसमें कि गवर्नर जनरल के अलावा 4 और मेंबर्स होते थे, ठीक है, तो उसमें जब 3 एक साइड हो गए तो गवर्नर जनरल भले ही कुछ काम करना चाह रहा हो, कुछ अच्छा, कुछ भी किसी भी तरीके का, लेकिन उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, और ना ही उसको कोई वीटो पावर दी गई थी। वीटो पावर इन द सेंस कोई स्पेशल पावर कि हाँ अगर गवर्नर जनरल ये चाह रहा है, उसको अगर 1 वोट भी 2 वोट भी मिल जाता है तो वो कर लेगा, ऐसा कोई वीटो पावर नहीं था गवर्नर जनरल के पास, ठीक है। तो ज़्यादातर काम क्या हो जाते थे, बिगड़ ही जाते थे, ठीक। उसके बाद इट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। पूरे रेगुलेटिंग एक्ट में इंडियन पॉपुलेशन का जो कंसर्न था, इनकी जो चिंता थी, इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था कि इनका जो ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतना शोषण कर रही है, इसके बारे में, इसको रोकने के लिए पूरे रेगुलेटिंग एक्ट में कोई प्रोविजन, कोई फीचर, कुछ नहीं लिखा गया था, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट्स पावर वर नॉट वेल डिफाइंड। सुप्रीम कोर्ट तो कलकत्ता में स्टैब्लिश कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पावर जो है वो बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं किया गया था। कई केसेस तो ऐसे होते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ठीक है जाके आप उनको अरेस्ट, मतलब कि ले आइए, उनका दोष है, उनका ये है, लेकिन पता चला जब पुलिस वहाँ पे अरेस्ट करने गई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उनके पास, तो गवर्नर जनरल का पता चला वो आदमी निकला और गवर्नर जनरल ने मना कर दिया कि इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता था। तो इससे क्या होते थे कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस होते थे और कोई भी मामला सही से वो अपने, मतलब कि एक उस पर जो जस्टिस होता था वो नहीं हो पाता था, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट्स थे जिसको कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा दूर करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखेंगे, ठीक। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।